जब मेरी कविता कहने की बारी आई, काफी लोग घर जा चुके थे और जो कुर्सियों पर अटके थे सुस्ता चुके थे। नींद मुझे भी थी आई। मैंने ली एक जमाई और कहा, मेरे जागते और सोते हुए भाइयों, यहाँ तो कविता हो ऐसी कि दुनिया हंस हंस के दोहरी हो जाए, यहाँ इतनी गहरी जिसमें डूब कर सो जाए। जब उभरने लगे खर्राटे, समझने लगे लोग कुर्सियों को खाटे, तब ही कवि को आनंद आता है। नींद विभोर श्रोता ही केवल गहरी कविता समझ पाता है। मैं कविता कहे जा रहा था कि अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने देखा एक व्यक्ति कुर्सी से नीचे गिर पड़ा था, शायद करवट लेते समय गिर पड़ा था, और दूसरा जो कि उसका मित्र या संबंधी था उसके पास ही खड़ा था। घबराया सा लगता था, वह भी नींद से जगाया सा लगता था। जब नीचे पड़ा व्यक्ति गिरकर भी ना उठा तो मुझे लगा कुछ दाल में काला। मैंने खुद को संभाला और माइक से थोड़ा हट के खड़ा हो गया। काफी लोग जमा हो रहे थे, वहां तो अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती, पर ज्यादातर लोग सो रहे थे। जिसका मुझे डर था वही होने लगा था। हर सोया हुआ व्यक्ति अब लगभग जगा था। तूफान के आसार थे, बादल घिर रहे थे, मुरझाए सुस्ताए सिर भी अब बखूबी ठहर रहे थे। मैंने सोचा इस शोरगुल में तो सब जाग जाएंगे और इस मनहूस की हालत के लिए मुझे ही दोषी ठहराएंगे। इनका ध्यान बांटने का मुझे प्रयत्न करना चाहिए, इन्हें खुश करने का मुझे कोई यत्न करना चाहिए। इतने लोगों को जगह देख मेरा कुछ साहस बढ़ा और मैंने एक छंद और पढ़ा। इतने में एक छोटा सा टमाटर मेरे मुंह पर पड़ा। पंडाल से स्वर उभरा, बड़ा और बड़ा। मैं बड़ा सा कोई पद्य सोचने लगा। एक टमाटर जो काफी बड़ा था दूसरे ही पल मेरे पास आन पड़ा था। मुझे सारी बात समझ आ गई। सजग प्रहरी की तरह मैंने जो पोजीशन ले ली थी वो काफी सुरक्षित थी, मानो मुझ जैसे कवियों के लिए ही आरक्षित थी। थोड़ी सी माइक से परे पर्दे की आड़ में कविता तो गई भाड़ में, लोग कवि के लिए टूट पड़े थे। हम ही थे जो अब भी खड़े थे, वरना ऐसे माहौल में तो आम कवि भाग जाते हैं, क्योंकि शोरगुल सुनकर सोए हुए श्रोता भी जाग जाते हैं। पर मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, एक्सपीरियंस फील्ड में कोई अनाड़ी नहीं था। चारों ओर नजर घुमा रहा था, हर वार से खुद को बचा रहा था। कभी कभी मैं झुक जाता तो एक आध टमाटर आयोजक जो कि मेरे पीछे ही बैठा था तक भी पहुंच जाता। आयोजक जो अपनी गलती से पछता रहा था, सामने आने से घबरा रहा था। मैं उसके एहसान का बदला चुका रहा था, अपने हिस्से के टमाटर उस तक पहुंचा रहा था। जब स्टेज टमाटरों से भर गया तो मेरा ध्यान श्रोताओं की जेब पर गया, जो धन बर्बाद कर टमाटर लाए थे, बड़े अरमान से मेरी कविता सुनने आए थे। मैंने एक लंबी सांस खींचकर कहा, दोस्तों बेहतर तो यही होगा कि अब आप बस करो, क्योंकि मैं बस नहीं करने वाला हूँ। इन टमाटरों से भला क्या मैं डरने वाला हूँ? आज मैं अपनी कविता सुनाकर ही रहूंगा, आपसे लोहा मनवा कर ही रहूंगा। ये टमाटर तो सारे मैं घर ले जाऊंगा और जाकर इनकी चटनी बनाऊंगा। काफी मंदी चल रही है, न्योता कोई आता नहीं, और कविता करने के अलावा मुझे और कुछ भाता नहीं। आजकल सब्जी बड़ी महंगी है, कौन खरीदने जाए? सच मानो तो इसीलिए ही हम हैं आज यहाँ कविता कहने आए। आप लोगों का यदि सहारा ना होता तो मेरा तो इस महंगाई में गुजारा ना होता। हमसे मेरा संकेत मेरे परिवार की ओर है, जिसे मैं अपने साथ लाया हूँ। सच मानो मैं आज पूरी प्लानिंग करके आया हूँ। टमाटर तो क्या, बच्चे जब अंडे खाना चाहते हैं तो हम किसी सम्मेलन में बिन बुलाए ही पहुंच जाते हैं। स्टेज पर चढ़ते हैं, अंडे जब पड़ते हैं तो हम कलेक्ट कर लेते हैं, घर ले जाते हैं, फिर उन्हें और ऑमलेट और फ्राइड एग्स बना बना कर खाते हैं। बच्चे तो बच्चे, उनकी माँ भी खुश हो जाती है, चाहते हुए भी मुझे लिखने से रोक नहीं पाती है। मुझसे शादी रिग्रेट नहीं करती है, मुस्कुरा देती है मेरे लाभ शून्य शौक पर, कभी ऑब्जेक्ट नहीं करती है। अपनी जरूरतों की लिस्ट मुझे हर महीने दे देती है, उसी हिसाब से ही मैं कविता बनाता हूँ। लोगों का स्टैंडर्ड देखकर ही मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। जिस दिन जूते पड़ने का चांस होता है उस दिन तो फैमिली को मैं ज़रूर साथ लाता हूँ और कोई घिसी पिटी कविता सुनाता हूँ। जब जूते पड़ते हैं घर के सदस्य सब स्टेज पे चढ़ते हैं और अपना अपना साइज चुन लेते हैं, इसी बहाने वो मेरी कविता भी सुन लेते हैं। जब मैडम को सैंडल पसंद नहीं आती है तो वो इशारा कर देती है, मैं कविता की कोई पंक्तियां भूल जाता हूँ या कोई चुराई हुई कविता सुनाता हूँ। दोस्तों, काफ़ी दिन से बीवी सैंडल की रट लगा रही है, पर क्या करें, किसी अच्छे स्टैंडर्ड के आयोजकों से कोई कॉल भी नहीं आ रही है। मैं झूठ नहीं कहता, आज भी मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। कलेक्शन के लिए
अपनी टोकरी अपने साथ में लाया हूँ। इसलिए आप ना सोचिए विचारिए, जितना जी में आए टमाटर मारिए। बस इतनी कृपा कीजिए, मेरी राय लीजिए, हो सके तो कभी कुछ और भी चुन लीजिए। आखिर हम भी इंसान हैं, वैरायटी एक्सपेक्ट करते हैं। वैसे तो जो भी आप देते हैं हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, फिर भी आप यदि वैरायटी देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा भी कवि सम्मेलनों में इंटरेस्ट बना रहेगा। हर सम्मेलन में मैं तैयार होकर आऊँगा और आपको आपकी मनपसंद कविताएं जी भर कर सुनाऊँगा। सुनकर मेरा तर्क पब्लिक में शांति छा गई। लगता था उन्हें मेरी बात समझ आ गई। कुछ लोग आगे बढ़ने लगे, स्टेज पे चढ़ने लगे। मैंने सोचा वो आ रहे हैं, टमाटर ले जाना चाह रहे हैं। इससे पहले कि वे स्टेज पे पहुंचे, मैं टमाटर इकट्ठे करने लगा। एक श्रोता मेरे पास आया, कॉलर पकड़कर उसने मुझे उठाया और बोला, आप स्टेज से उतरने का क्या लेंगे? मैंने कहा, आपके पास है ही क्या जो आप मुझे देंगे? अभी आपने मुझे दिया ही क्या है? इन टमाटरों के साइज पे आपने गौर किया है? अब ये टमाटर खाकर तो कोई कालिदास नहीं बन सकता। मामूली सा कवि भले ही बन जाए पर कुछ खास नहीं बन सकता। इतने छोटे टमाटर देखकर तो कोई भी चुप कर जाता। वो तो हम ही हैं जो कहे जा रहे हैं। सरासर नाइंसाफी हो रही है, फिर भी सहे जा रहे हैं। माना थोड़े महंगे हैं आजकल, पर पिलपिले तो सस्ते मिल जाते हैं। मंडी बंद होने से पहले हम भी तो कई बार सब्जी लेने जाते हैं। और फिर देखिए ना, अभी कुल मिलाकर पाव भर टमाटर तो मिले नहीं। यदि आप सोचते हो कि इतने से टमाटर लेकर हम मान जाएंगे तो थोड़ी कविता और सुन लीजिए, आप हमें जान जाएंगे। लगता है मेरे शेरों में नहीं रहा दम है, या फिर पता नहीं क्यों आज रिस्पांस बड़ा कम है। यदि आप यूं ही ठंडा रिस्पांस दिखाते रहेंगे तो अच्छे कवियों को सुनने से तो आप जाते रहेंगे। इनकी नस्ल तो वैसे ही कम होती जा रही है। सरकार 2 के बाद बस का कानून बना रही है और पहले राउंड में तो ये मिलते नहीं। काफ़ी पसीना बहाना पड़ता है, पंजीरी और देसी घी खिलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर भाग खुलते हैं। मेरे जैसे कवि इनाम में मिलते हैं। 4 बहन भाइयों में मैं दूसरे नंबर पर हूँ और आप यहाँ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बहुमूल्य हीरे का तिरस्कार कर रहे हैं। यदि आप वाकई चाहते हैं कि मैं स्टेज से उतर जाऊं और जल्दी वापस लौट कर मत आऊं, तो जाइए कहीं से थोड़ी सब्जी और ले आइए। यदि मैं इतने से टमाटर लेकर घर गया तो निश्चय ही लौटा दिया जाऊंगा, या फिर श्रीमती को स्वयं ही आना पड़ेगा, एक आध छंद उन्हें ही सुनाना पड़ेगा। सोच लो, यदि वह आ गई तो उसे कैसे मनाओगे? उसे चुप कराने के लिए टमाटर कहाँ से लाओगे? इतने में 4 श्रोताओं ने मुझे उठाया और पंडाल से लाकर बाहर खड़ा कर दिया और हाथ जोड़कर कहा, कृपया आप यहाँ से जाएं और अपनी बेहुदा कविता कहीं और जाकर सुनाएं। मैंने कहा, सही है, हीरे को हर कोई तो नहीं परख सकता, पर मेरी टोकरी तो मेरी है, उसे तो कोई नहीं रख सकता। मेरी टोकरी मुझे दे दीजिए, मैं यहाँ से जाता हूँ और अपनी कविता कहीं सब्जी मार्केट में जाके सुनाता हूँ। माना मैं अपनी कविता यहाँ नहीं सुना सकता, पर मेरी भी कुछ मजबूरी है। मैं सब्जी लिए बिना आज घर वापस नहीं जा सकता। नवनीत बख्शी, author, poet, storyteller. From the ship's engine room to the echo of poetry. Real stories, raw truth, rhythmic verse. A sailor's journey in stanzas and satire. जिंदगी एक कविता है, कभी हंसी, कभी व्यंग और कभी सिर्फ सच। Poems, tales, and truth straight from a sailor's heart, because every wave holds a story and every story begins with a word. Discover more about my work at my website www.navneetbakshi.com. Visit my YouTube channel at youtube.com/@BakshiNK, or just search Voice and Verse by Navneet. If you enjoy poetry and stories from the heart, don't forget to subscribe.